Hello friends, how are you? Hope all of you are fine and doing well. आज हमारा टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसके अतिरिक्त इस वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि वो कौन से 3 इजी स्टेप्स हैं जिनको ध्यान में रखकर हम अच्छे मार्क्स इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बात जो कुछ देर पहले ही हुई थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ सामान खरीदने बाजार से जा रही थी कि मेरी फ्रेंड अचानक से सामने आ गई और उसने मुझसे हेलो कहा, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिले थे। उसने मुझसे पूछा कि हाउ आर यू, तो यानी कि माय फ्रेंड सेड टू मी हाउ आर यू। तो यहाँ पर माय फ्रेंड वक्ता है यानी कि स्पीकर, और सेड टू रिपोर्टिंग रिपोर्टेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट एंड हाउ आर यू रिपोर्टेड स्पीच। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा कठिन लगता है, जो है रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो ठीक है, सबसे पहले हम नरेशन क्या है ये जान लेते हैं। नरेशन का मतलब है कहना, यानी कि हम किसी बात को, किसी के द्वारा कही गई बात को दो तरह से कह सकते हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले हम लेते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात ज्यों की त्यों यानी कि अ, वही एग्जैक्ट वर्ड्स अगर हम व्यक्त करें तो यह डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। इसे इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट इसी सेगमेंट में जो डायरेक्ट स्पीच वाला जो कॉलम है उसमें आई सेड टू हर आई एम फाइन, तो आई एम फाइन जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया है। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब आई से पहले डबल कॉमा और आई फाइन के बाद में डबल कॉमा है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा। अब देखते हैं, जब हम स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट कथन में कथन का अर्थ नहीं बदलता, कहने का तरीका बदल जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज रिपोर्टिंग, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आई सेड टू हर, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच के भी सब पार्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट सब पार्ट्स कितने हैं? 3 सब पार्ट्स हैं। पहला है रिपोर्टर, इसका मतलब है स्पीकर या कहने वाले को हम रिपोर्टर कहेंगे। तो यहाँ पर वक्ता कौन है? आई रिपोर्टर है। और रिपोर्टिंग वर्ब, वक्ता द्वारा जिस वर्ब का यूज किया जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। जैसे यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। स्पीकर अपनी बात जिससे कर रहा हो उस उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अपनी बात, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका हर।
अब नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है, जैसे कि आई एम फाइन, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पर ए एम, यहाँ आई एम जो है, आई एम, एम जो है इसमें, आई के बाद जो ए एम एम है वो आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच तो आई एम फाइन हो गया, और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है ए एम एम। नाउ लेट अस सी सम जनरल रूल्स। वैसे तो ये सबको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार हम जान लेते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, शी सेज यू विल कंप्लीट योर वर्क। तो यहाँ पर सेज क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। और आफ्टर दिस रिपोर्टेड स्पीच में यू विल, तो विल क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर हम कोई टेंस में चेंज नहीं करेंगे। बस अंतर ये होगा कि हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा हटा देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हम कंजंक्शन दैट लगाएंगे, और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। आफ्टर देन जो आपका यू है विल चेंज इनटू ही। शी सेज दैट he will complete his work। तो ये आपको समझ आ गया होगा, देयर विल बी नो चेंज। अब इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के पास में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास में है तो टेंस में हम चेंज करते हैं। जैसे आई सेड टू हर आई एम फाइन, तो सेड टू हर, सेड क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। तो इसमें हम ए एम एम की जगह पर चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा इसका टेंस, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले बच्चों को बहुत ही ज़्यादा समझ में आ रहा था कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब में अगर पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस है, यानी कि तो हम उसको क्यों बदलते नहीं हैं, जो कि हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में है। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे। तो फर्स्ट वन इज, लेट अस स्टार्ट। शी सेड आई गो टू द टेम्पल डेली। तो यहाँ पर उनको ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि जब हमने इसको चेंज किया तो शी सेड तो सही है, वो कह रहे थे, क्योंकि सेड के बाद अगर टू होता है यहाँ पर तो हम टोल्ड लिखते हैं या आस्क लिखते हैं, लेकिन सेड है तो हम इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ये तो उनको समझ में आ गया। और जब हम इसमें कॉमा हटाएंगे और तो हम इस कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। उनको ये भी बात समझाई थी, तो समझ आ गई। लेकिन जब व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उनको बताया कि आई का तो शी होगा, ये तो सबको समझ आता है, आपको भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर गोज़ क्यों है? क्योंकि जब पास्ट टेंस में है रिपोर्टेड वर्ब,
तो यहाँ पर गोज़ नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको समझाया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी करते हैं, कि अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ या हिस्टोरिकल ट्रुथ या कोई कहावत यानी कि प्रोवर्ब आदि हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यूज हमने किया है, जैसे कि यहाँ पर है आई गो, तो ये जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार चेंज होगा। तो वहां पर सब्जेक्ट क्या है? शी, तो हम उसके अनुसार यहाँ पर शी का ही यूज करेंगे। Now the next sentence is he said, how are you? Inverted comma closed, comma after then there is comma, after then there is the name of a person, that is Rajan, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये हमको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज किया गया। कंफ्यूज में इन द सेंस कि जो सेंटेंस होना चाहिए था, जो रिपोर्टेड वर्ब होना चाहिए था, वो होना चाहिए था ही सेड टू राजन। तो यहाँ पर राजन को हमने पहले लेना था, लेकिन जो एग्जामिनर अक्सर इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं, और जो बच्चे होते हैं वही सोचते हैं क्योंकि हमने तो इसी तरह से पढ़ा है, तो अब हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, बट यहाँ पर कंफ्यूज किया गया है। तो आपको इसको कैसे लेना होगा? ही सेड टू राजन। तो सेड टू राजन का मतलब हो गया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आता है तो उसे हम टोल्ड कर दें, यानी कि पास्ट टेंस में टोल्ड दिया। और अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तो सेज टू होता, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखते? टेल्स, और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ होगा टेल्स। और अगर ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ होता तो से टू होता, तो उसका हो जाता TEEL टैग। इसमें हम चेंज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज इन इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, और इन्वर्टेड कॉमा भी है वो भी हटेगा, तो उसमें लिखा हुआ है हाउ आर यू, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसका रूल क्या है वो भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हाउ है, और हाउ के बाद यहाँ पर हमने जस्ट आफ्टर WH वर्ड क्या लिया है? आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब है, and after then there is subject। लेकिन हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो रूल हमारा क्या है उसको हम जान लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो WH वर्ड से शुरू होगी वो, और वो WH जो सेंटेंस जो होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में जो हम बदलेंगे उसके लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार आस्क, ASKS आस्क, आस्क्ड, ASKED। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया he said to राजन, तो ये he asked राजन। आस्क्ड राजन हमने क्यों कहा है? कि उसने पूछा। पूछा के लिए यहाँ पर टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड का मतलब कहा।
उसने उससे पूछा है कि कैसे हो, तो he asked राजन। तो इसके आगे हम देखते हैं कि क्या हमें करना है। में इसको हम चेंज करेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और इसमें हम अ, उसके बाद WH वर्ड जो है वो तो हम एज इट इज ही लिखेंगे। यहाँ पर WH वर्ड क्या है? हाउ, तो वो तो हाउ ही रहेगा। आफ्टर देन हम क्या लेंगे? आर का यूज नहीं करेंगे, आर के स्थान पर हम सब्जेक्ट लेंगे और सब्जेक्ट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? ही में, क्योंकि राजन भी एक क्या है? राजन इज मेल और पुल्लिंग है, तो उसके लिए हम ही का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता तो हम शी का यूज करते। तो हाउ ही और आर ही के साथ वैसे तो इज का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है वो है सेड, यानी कि पास्ट टेंस। तो हमें पास्ट टेंस के अनुसार ही हमें यहाँ पर भी वर्ब लेना होगा। तो ये हो जाएगा वॉज, हाउ ही वॉज। अब मेन जो क्वेश्चन है, मेन अब प्रश्न उठता है, हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों नहीं लगाया? तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं क्वेश्चन को, तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं WH वर्ड के बाद। उसके बाद हम क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब और फुल स्टॉप लगाते हैं। इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं, ना कि इंटेरोगेटिव में। और जब हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। और इसी तरह से मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग एग्जाम्स में कंफ्यूज होते हैं। और जैसे एक्टिव से पैसिव बनाने में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से जब हम पैसिव में बनाते हैं तो भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं पैसिव बनाने में। लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये चीज हमको अच्छे से ध्यान में रखनी है। आफ्टर दिस there is another sentence. The farmer said the flood had destroyed his fields. तो यहाँ पर भी हमने क्या लिया है? यहाँ कॉमा हटा करके द फार्मर सेड तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि सेड अगर यहाँ पे सेड टू किसी ऑब्जेक्ट भी होता, सेड के बाद टू होता और कोई ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ टोल्ड हो जाता। लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ना ही टू है, तो हम इसको डायरेक्ट एज इट इज ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यू। अब प्रश्न उठता है कि कॉमा हटाने के बाद हम दैट तो लगाते हैं, लेकिन हमने इसमें एज इट इज, जैसे द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड्स, और आगे यहाँ पर भी आप देख लीजिए इनडायरेक्ट में भी द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड, मतलब एज इट इज इसको उतार दिया। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। बस क्या चेंज है? हमने इसमें कॉमा हटाया है और इन्वर्टेड कॉमा हटाया है, और दैट कन्वेंशन जो है उससे इन दोनों को जोड़ा है, लिंक किया है। तो अब इसका रूल क्या है, इसके लिए हम अच्छे से समझ लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हमारा ये पास्ट टेंस में ही है, द फार्मर सेड, तो ये पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर ये देख लीजिए
हैड डेस्ट्रॉयड क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो हमारा ये पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। तब हम इनडायरेक्ट नरेशन, जब हम इसको चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम इसको चेंज करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है। ये हमको अच्छे से याद रखना होगा, और मेरे ख्याल से आपको ये समझ भी आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज रीता सेड, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में देख लीजिए ब्रदर, फिर कॉमा है, यू आर लेट टुडे। तो यहाँ पर भी जो रीता सेड टू हिज ब्रदर होनी चाहिए, ठीक है। टू हिज नहीं, क्योंकि टू हर, क्योंकि रीता है यहाँ पर। अगर किसी लड़के का नाम होता तो हिज, रीता सेड टू हिज, रीता सेड टू हर ब्रदर। और अगर किसी लड़के का नाम होता है यहाँ पर, रीता की जगह जय होता है, जय सेड टू हिज ब्रदर, तो हम हिज लगाते हैं। अब यहाँ पर हमें ये कंफ्यूज करने के लिए ब्रदर इन्वर्टेड कॉमा में लिया गया है, तो हम इसको बिना डरे हम अलग कर सकते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा में बात है, वो क्या कही है उसने? यू आर लेट टुडे, बस ये है, उसको हम समझेंगे अच्छे से कि हमें उसको बनाना, चेंज करना है इनडायरेक्ट में। और ये जो है हमारा रिपोर्टेड वर्ब के रूप में आ गया, तो हम इसको क्या बनाएंगे? सेट टू जो है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है? हमने अभी भी पढ़ा था इससे पहले, टोल्ड, तो उसने कहा उससे। और उसमें जो था, हमने सेकंड जो बनाया था उसमें था ही सेड टू राजन, तो सेड टू राजन का मतलब वो कह रहा था। यहाँ पर वो रीता सेड टू हर ब्रदर, तो वो उसको बता रही है, वहाँ वो पूछ रहा है कि भाई तुम कैसे हो, तो यहाँ वो उसे कह बता रही है, तो टोल्ड हो जाएगा। तो यू आर लेट टुडे, तो यहाँ पर यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया, तो यहाँ पर आया है यू, आया वो, तो रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही, तो ऑब्जेक्ट में ब्रदर है, तो के अनुसार ही हम उसको बदलेंगे। तो ब्रदर का मतलब ही हो गया, तो रीता टोल्ड हर ब्रदर दैट ही वॉज लेट दैट डे। अब दैट डे, टुडे का हम दैट डे चेंज करेंगे। और इसी तरह से अगर यहाँ पर टू नाइट होता तो दैट नाइट हो जाता, लास्ट नाइट होता तो प्रीवियस नाइट हो जाता, और हेयर का देयर होता है, नाउ का देन होता है। इस तरह से हमें ये अकॉर्डिंग टू रूल हमें इसको चेंज करना है। नाउ आफ्टर दिस देयर इज अनदर सेंटेंस, जिसके द्वारा हम इसको और अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं। शी सेड टू मी यू डू इट इजीली। अब यहाँ पे शी टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हो गया, और कॉमा हटेगा तो हम डेट लगा देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। अब मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यू की जगह हम आई ले लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार ही ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट मी का आई हो जाएगा। आई डिड इट, क्योंकि यहाँ पे सेड टू है, तो ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस डू का पास्ट होगा डिड, तो वो हमने ले लिया, आई डिड इट इजीली। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस, द स्ट्रेंजर सेड टू मी डू यू नो द वे। तो स्ट्रेंजर ने किससे पूछा? मेरे से पूछा। तो
डू यू नो द वे, डू यू नो द वे, डू क्या हो गया यहाँ पर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब सेट टू विल चेंज इनटू इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इंक्वायर्ड से मतलब है कि उसने पूछताछ की, पता किया। तो द स्ट्रेंजर सेड टू मी, द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब यहाँ पर पहले हम रूल समझेंगे, आफ्टर देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई वी हैव डन दिस। तो ये जो सेंटेंस है, डू यू नो द वे, ये इंटेरोगेटिव WH वर्ड वाला नहीं है, यस और नो टाइप सेंटेंस है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो यहाँ पे डू क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए से को हम से या से टू को हम क्या करेंगे, सेज टू, मतलब सेज टू हो जाएगा, क्या से टू, सेड या सेड टू को हम आस्क में भी बदल सकते हैं, और इसके अतिरिक्त इंक्वायर भी लगा सकते हैं, या वांट टू नो। इस जगह भी हम ये भी कह सकते थे, द स्ट्रेंजर, यहाँ पर हमने इंक्वायर्ड लिखा है, वांटेड टू नो भी हो सकता था, वांट्स टू नो प्रेजेंट टेंस में आएगा, और वांट टू नो होगा, वो होगा प्लूरल के साथ। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर यहाँ पर स्ट्रेंजर्स होता तो वांट टू नो होता, WANT। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पर स्ट्रेंजर है, और ये अगर प्रेजेंट टेंस में होता, यहाँ पर सेज होता, द स्ट्रेंजर सेज, तो ये यहाँ पर होता द स्ट्रेंजर वॉन्ट्स टू। और यहाँ पर ये है स्ट्रेंजर सेड टू मी, तो स्ट्रेंजर वांटेड भी हो सकता है, वांटेड टू मी। तो यहाँ पर हमने लेकिन इंक्वायर्ड लगाया, इंक्वायर्ड ऑफ मी, तो ये भी सही है। और इसके बाद हम इसमें कॉमा हटा देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा भी हटाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम दैट का यूज नहीं करते हैं। दैट के स्थान पर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, दैट के स्थान पर हम इसमें इफ या वेदर का यूज करेंगे, और इसके बाद हम पूरा वाक्य लिखेंगे, जैसे कि इफ ही न्यू द वे, और डू यू नो द वे है, तो इफ आई हो जाएगा, यहाँ पर ही क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेंजर के लिए हम नहीं कह रहे हैं, मैं अपने लिए कह रही हूँ, क्योंकि स्ट्रेंजर किससे पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है। तो इफ आई न्यू, न्यू हमने क्यों लिया, क्योंकि हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने KNEW न्यू लिया। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तो इफ आई नो होता, और अगर आई की जगह यहाँ पे ही होता, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो इफ ही नोज द वे प्रेजेंट टेंस में होगा, और लेकिन पास्ट टेंस में आई न्यू द वे, और ही न्यू द वे, यू न्यू द वे, इस तरह से ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हमें देखनी है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमने इनडायरेक्ट जब हमने इसको बनाया तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। वो क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि हमने इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है, इफ और वेदर लगा के।
इफ कंडीशन कंडीशन हो गई कि तुम्हें रास्ता पता है या नहीं। इफ का मतलब पता भी हो सकता है और नहीं। और इफ लगा सकते हैं या इफ की जगह हम वेदर का भी यूज कर सकते हैं। अब द नेक्स्ट सेंटेंस इज यस सर दैट इज द वे। तो यहाँ पर जो है, जो स्ट्रेंजर है उसको मैंने उत्तर दिया यस सर। यस सर जब हम कहेंगे तो यानी कि हम एफर्मेटिवली उसको रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं कि हाँ मुझे ये यहाँ इस तरफ से रास्ता जा रहा है या मुझे पता है। दैट इज द वे, जैसे ये जा रास्ता। तो यदि वाक्य में सर मैडम प्लीज काइंडली आया हो तो हम उसे हटा देंगे। तो आप आंसर में भी देख सकते हैं कि सर हमने नहीं लिखा है। ऐसे सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगी। रोहन सेड टू मी मैडम प्लीज क्लोज द डोर। रोहन requested me respectfully to close the door। इसी तरह से यहाँ पर भी हम कह सकते हैं I told him respectfully that was the way। लेकिन यहाँ पर अगर ये लिखा गया है I told him that was the way, it is also correct। यहाँ पे was हमने इसलिए लगाया है क्योंकि I said का मतलब क्या हुआ। I said क्या है, I said जो है वो आपका पास्ट टेंस में है। और यहाँ पर भी ये I said to him होगा। तो I said to him का मतलब told him। said to जो बदल जाता है इसमें told में। तो हिम हमने सर के अकॉर्डिंग लगाया। अगर यहाँ पे यस मैडम होता तो आई टोल्ड हर हो जाता। यहाँ पे हिम ना होकर के हर होता। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। और दैट इज द वे जो है बस केवल इन्वर्टेड कॉमा में यही है। यस अफर्मेटिव के लिए है, अफर्मेटिवली यानी कि सकारात्मक वाक्य है ये। और अगर नो लिखा होता तो ये नकारात्मक। अब इसके बाद आपका आता है लास्ट सेंटेंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट स्टैंड हियर। तो अकॉर्डिंग टू रूल डोंट, नेवर, ऑलवेज, प्लीज, काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य इम्पेरेटिव होते हैं। इनसे आज्ञा, आदेश, इच्छा, मना करना, निर्देश आदि का भाव पता चलता है। जैसे यहाँ डोंट स्टैंड हियर है और इसके अलावा हम कह सकते हैं डोंट टॉक लाउडली। यदि डायरेक्ट स्पीच में कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है तो से, सैड, सेज या से टू, सेड टू, सेज टू आए। तो वक्ता यानी कि स्पीकर अगर छोटा है तो वह अपने से बड़े से बात कर रहा है या पद में कोई बड़ा है उससे बात कर रहा है तो रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें ये तो नहीं करना है। यहाँ पर हमको निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है ये। तो इसमें डोंट है या डू नॉट है। तो डोंट और डू नॉट वाले नकारात्मक वाक्यों को फॉरबेड का भी यूज किया जा सकता है। फॉरबेड FORBADE। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो हम ये फॉरबेड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर है से, सेज, से, सैड को हम किसमें चेंज करेंगे, फॉरबिड यानी कि प्रेजेंट टेंस में। फॉरबिड्स भी प्रेजेंट टेंस में ही है। हमने पहले पढ़ा था कि
हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। लेकिन आज हार्ड वर्क के साथ साथ हमको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। स्मार्ट वर्क से मेरा तात्पर्य है कि हमको ये देखना होगा कि हम क्या रिवीजन कर रहे हैं और क्या वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। हमको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी होगी। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से ना सिर्फ हमारा भाषा पर अधिकार होता है, बल्कि हमें करंट अफेयर्स के बारे में भी पता चलता है। और इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी का भी हमको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जो नए शब्द हम न्यूज़पेपर में या कहीं भी पढ़ते हैं और जिनका अर्थ हमको पता नहीं है, उसके इस्तेमाल उसको जानने के लिए हमको डिक्शनरी का इस्तेमाल करना होगा। एसएससी सीजीएल में इंग्लिश के पेपर में वोकैबुलरी और ग्रामर के प्रश्न अधिक आते हैं। वोकैबुलरी के 10-15 वर्ड्स व उनके मीनिंग याद कर उसको अपने फ्रेंड्स के साथ हमको शेयर करना होगा और दैनिक जीवन में उनका यूज करना होगा। ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हैं, उनमें से डेली 5 रूल्स समझकर उससे संबंधित कम से कम 10 एक्सरसाइज हमको करनी होगी। और ये लास्ट सेगमेंट है, तो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय।